हाय एवरीवन, प्रैक्टिस सेट कर रहे थे हम लोग अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का। और लास्ट लेक्चर तक क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने किया था। अब ये आता है क्वेश्चन नंबर 16। है क्या कह रहा है, कंपाउंड दिया हुआ है प्लस 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, और एक दूसरा कंपाउंड दिया हुआ है माइनस 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। और पूछ रहा है कि ये दोनों कंपाउंड्स के लिए कौन सा वैल्यू डिफरेंट होगा, है ना। प्लस 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल एंड प्लस माइनस 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर विच प्रॉपर्टी। कौन से प्रॉपर्टी का जो है वैल्यू अलग अलग होगा, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बी नंबर रिलेटिव डेंसिटी, सी नंबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डी नंबर में स्पेसिफिक रोटेशन। ये चारों में से कौन सा प्रॉपर्टी है जो ये दोनों कंपाउंड्स के लिए अलग अलग वैल्यू रखेगा। कुछ और क्वेश्चन लिख ही ले साथ में, फिर एक साथ देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। 4 ऑप्शंस यहाँ भी हैं। एन ब्यूटाइल अल्कोहल, बी नंबर में है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सी में आ गया टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और डी नंबर में है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 18 में एक रिएक्शन गिवन है। साइक्लोपेंटेनॉल दिया हुआ है, मेटल हाइड्राइड से रिएक्शन है, तो इसका अल्कोक्साइड बनेगा। और फिर इसका रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड से है, तो यहाँ से मिथाइल ग्रुप आकर के जुड़ेगा। कह रहा है किस तरह का रिएक्शन है। ए नंबर में डिहाइड्रेशन है, बी में विलियमसन अल्कोहल सिंथेसिस, सी नंबर में विलियमसन ईथर सिंथेसिस, और डी नंबर में अल्कोहल फॉर्मेशन। ऐसा है। एक एक करके करें इन सभी क्वेश्चंस को। सबसे पहला देखो, ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं, बॉइलिंग, रिलेटिव डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी सेम होता है यदि मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सेम हो और साथ ही साथ एक जैसा कंपाउंड हो। तो हमें तो दिख रहा है, देखो ये पूरा कंपाउंड दोनों का दोनों सेम ही है। 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ये अंतर प्लस माइनस का है। अब यदि ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये सारे प्रॉपर्टी सेम होंगे। ये प्लस माइनस साइन क्या बतलाता है, पढ़े हम स्टीरियो केमिस्ट्री में, कि किसी भी कायरल कंपाउंड के आगे यदि प्लस साइन लगा हुआ हो तो वह इंडिकेट करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को, और यदि माइनस है तो वो इंडिकेट करता है लेवो रोटेटरी को। यही पढ़े हम। तो इसका मतलब हुआ कि यह जो कंपाउंड है पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा।
हालांकि दोनों सेम कंपाउंड है, एक दूसरे का एनैंसियोमर है, तो रोटेशन का वैल्यू भी सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इन दोनों में यदि अंतर होगा किसी वैल्यू का तो वो होगा स्पेसिफिक रोटेशन का। पीपीएल का जो रोटेशन होता है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसके रोटेशन में अंतर आएगा। तो अंतर क्या आएगा, वैल्यू तो सेम रहेगा ना। सपोज मान लें कि यदि यह पीपीएल को 15 डिग्री क्लॉकवाइज कर रहा है तो इसके लिए +15 लिखोगे, और ये 15 डिग्री ही एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो -15 होगा। कंपाउंड सेम है, एनैंसियोमर से दोनों एक दूसरे का, तो वैल्यू सेम होगा, बस डायरेक्शन में अंतर है। तो वही यहाँ अलग अलग वैल्यू हो गया, इसका +15 आ गया, इसका -15 आ गया। हालांकि फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि वैल्यू सेम है, नेचर अपोजिट है। काहे कि प्लस माइनस को हम वैल्यू से इंक्लूड करके तो देखते नहीं है ना, वो तो नेचर को बतलाता है कि रोटेशन किस डायरेक्शन में हुआ है। तो फिर भी अंतर जो होगा इसी में होगा, स्पेसिफिक रोटेशन में ये सारे प्रॉपर्टीज सेम होंगे। नेक्स्ट है लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। देखो ये सबके सब सेम अल्कोहल है, ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। तो क्या पढ़े, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग का, यही हम पढ़े हैं। जिसका ब्रांच सबसे ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा ब्रांच किसका होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। वजह भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि ब्रांच ज़्यादा होने से सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया कम होगा तो वेंडर वाल फोर्स कम लगेगा मॉलिक्यूल के बीच, और वेंडर वाल फोर्स यदि कम लगेगा तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। इतना बात हम लोग पढ़े हुए हैं। तो सेम कंपाउंड है, यदि अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ है तो फिर ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, माने बॉइलिंग पॉइंट और ब्रांच एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो इसका लोवेस्ट पूछा था तो ऑब्वियसली टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रिएक्शन दे दिया, पूछा किस तरह का रिएक्शन है। तो देखो सिंपल सी बात है, बन रहा है ईथर, तो तुम ऑप्शन तो कैंसिल कर ही सकते हो ना। अल्कोहल सिंथेसिस दिया हुआ हो ही नहीं सकता है, अल्कोहल फॉर्मेशन दिया हुआ हो ही नहीं सकता है, सिंपल सी बात है। अब वो बचा ये डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन हम पढ़े हैं कि डिहाइड्रेशन से अल्कीन भी बनता है, डिहाइड्रेशन से ईथर भी बनता है, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। डिहाइड्रेशन से अल्कीन का भी फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो, और डिहाइड्रेशन से ईथर का भी फॉर्मेशन होता है। तो थोड़ा सा यहाँ हम लोग कन्फ्यूज कर रहे हैं कि डिहाइड्रेशन होगा या विलियमसन ईथर सिंथेसिस होगा। तो बड़ा क्लियर सा बात है, देखो डिहाइड्रेशन होकर के जब ईथर बनता है ना हमेशा, तो वह सिमेट्रिकल ईथर बनता है। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन से जब भी ईथर का फॉर्मेशन होता है तो कैसा ईथर बनता है, सिमेट्रिकल बनता है, दोनों तरफ सेम ग्रुप होगा। अब यहाँ दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप है, इसका मतलब ये ईथर जो है डिहाइड्रेशन से नहीं बना है, तो डायरेक्ट विलियमसन से ईथर सिंथेसिस होगा, सोचने का बात ही नहीं है। ये अल्कोक्साइड दिया हुआ है, ये अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, यहाँ से SN2 रिएक्शन होगा और रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा ऐसे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन था ये। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का दो तरीका है, एक यदि डायरेक्ट आप कंफर्म हो आंसर यही है देन डायरेक्ट टिक करो, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत है नहीं। दूसरा कंफ्यूज कर रहे हो तो पहले आप उन ऑप्शंस को देखो जो नहीं हो सकता है, गलत ऑप्शंस को हटाओ, तो सही ऑप्शंस फिर वहाँ से चुनने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। जैसे इसमें 4 ऑप्शंस में 2 हो ही नहीं सकते थे, अल्कोहल फॉर्मेशन कैसे होगा, जब बन रहा है ईथर तो अल्कोहल फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे करके जब ऑप्शंस कैंसिल होते हैं ना तो कम ऑप्शन बचेंगे, तो आसानी से तुम सोच पाओगे यदि कंफ्यूज हो तो, और नहीं तो कन्फर्म है तो फिर ऐसा करने का तो जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलो नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स का पूछा वो क्वेश्चन। एक रिएक्शन दिया हुआ है C6H5ONa CO2 H2O, बन रहा है C6H5OH और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। कह रहा है कि यह रिएक्शन क्या सजेस्ट कर रहा है हमें। ए नंबर, फिनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोनिक एसिड। बी नंबर, कार्बोनिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल।
कार्बोनिक एसिड इज a stronger acid than phenol। सी नंबर में वाटर इज a stronger acid than phenol। वाटर इज a stronger acid than phenol। डी में है none of these। none of these। क्वेश्चन नंबर 20 भी एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसर्शन में क्या दिया हुआ है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। और इसका रीजन में क्या लिखा हुआ है, फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ऑप्शंस तो इसका चार जान ही रहे हो कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। और सी में इफ एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और डी में इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। दोनों के दोनों एम्स के पूछे हुए क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों का दोनों एम्स के पूछे हुए क्वेश्चन है। ऊपर वाला रिएक्शन तो थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है, नीचे तो हम लोग चैप्टर में डायरेक्ट किए हुए हैं। नीचे वाला क्वेश्चन को चैप्टर में हम लोग डायरेक्टली किए हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन में थोड़ा सोचना है। देखो पहले इसी को देख लो, फिनॉल इज मोर एसिडिक दैन इथेनॉल। कोई संदेह नहीं है, सही बात है, हम जानते हैं ये फिनॉल है जिसका pKa का वैल्यू 10 के आसपास है, और एक यह इथेनॉल है जिसके लिए pKa का वैल्यू कितना के आसपास है, 16 के आसपास है। तो एक तो हम जानते हैं कि pKa का वैल्यू जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल pKa जिसका ज़्यादा है एसिडिक कम है, pKa कम तो एसिडिक ज़्यादा। तो फिनॉल का pKa वैल्यू कम है तो ये ज़्यादा एसिडिक है। चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए हैं डिटेल में, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, अभी तक हम लोग को समझ में आ रहा है कि डी नहीं होगा, क्या कि डी में दिया था एसर्शन रीजन दोनों फॉल्स, तो वो नहीं होगा। एसर्शन सही है, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है इथेनॉल से। अब इसका जो रीजन दिया हुआ है कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक क्यों है इथेनॉल से, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, वही रीजन है। फिनॉल जब H+ रिलीज करेगा एसिड होने के नाते तो ये बनाएगा फिनॉक्साइड। इस पर तो काफ़ी डिटेल हम लोग किए हुए हैं चैप्टर में ऐसा। और इस फिनॉक्साइड का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, जबकि इथेनॉल में ऐसा कोई बात नहीं है। इथेनॉल से जब H+ रिलीज होगा तो यहाँ बनेगा इथॉक्साइड, और इस इथेनॉल का कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो जैसा हम पढ़े हुए हैं कि यदि कोई सब्सटेंस H+ रिलीज करे तो H+ रिलीज करने के बाद जो बनता है वह उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाता है, और कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा सब्सटेंस उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो फिनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस है फिनॉक्साइड वह रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जबकि इथेनॉल का कॉन्जुगेट बेस इथॉक्साइड कोई स्टेबलाइजेशन शो नहीं कर रहा है। इसीलिए फिनॉल का H+ रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा इथेनॉल से, और यह एक स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो ये दोनों सही है, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 19 को ज़रा देखो, ये जो CO2 और H2O है ना, ये मिल करके आपस में कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ये बनता है CO2 और H2O मिल जाएगा तो ये बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसी को हम लोग कार्बोनिक एसिड के नाम से जानते हैं ऐसा। तो रिएक्शन में हुआ क्या, बड़ा ध्यान से देखो ज़रा इसको। ये है फिनॉक्साइड, तो कहीं ना कहीं हमें यही लग रहा है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया, H पे प्लस आया यहाँ माइनस, और तभी O- H+ को ले लिया, है कि नहीं। चूँकि यहाँ पे यह जो फिनॉक्साइड है वह इस H+ को गेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली यह बेस होना चाहिए, होगा ही। और यह जो कार्बोनिक एसिड है वह H+ रिलीज कर रहा है, तो ये इस केस में एसिड होएगा। तभी तो यह फिनॉल में कन्वर्ट हो गया, और ई जो बचा पूरा का पूरा पार्ट HCO3- वहाँ Na+ जुड़ गया,
और ये NeHSO3 बन गया। तो इस रिएक्शन में यह कार्बोनिक एसिड H+ दे रहा है और यह जो फिनॉक्साइड है H+ ले रहा है। हालांकि उल्टा रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ फिर से जो फिनॉल बना, ये जो फिनॉल बना है, ये फिनॉल फिर से H+ इसको नहीं दे पा रहा है। तो इसका मतलब है कि कार्बोनिक एसिड अपना H+ दे दिया फिनॉल को, फिनॉल नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब कार्बोनिक एसिड का H+ रिलीजिंग टेंडेंसी फिनॉल से ज़्यादा है। और यदि कार्बोनिक एसिड का H+ रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा है तो इससे एक ही निष्कर्ष आता है, तो इससे एक ही निष्कर्ष आता है कि वह जो है स्ट्रॉन्गर एसिड होगा किससे, फिनॉल से। फिनॉल से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा कार्बोनिक एसिड। ठीक है, सही आंसर इसका बी नंबर हो गया, कार्बोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जब पूछे गए हैं पहले ही बताया कि एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रॉब्लम सॉल्व करने से यही फ़ायदा होगा, नए नए कंसेप्ट बनते जाएंगे। थ्योरी आप पढ़े हुए हो, लेकिन उस थ्योरी को अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन में, ये समझ में आएगा जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, मीन्स प्रैक्टिस सेट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? द वेपर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स इफ पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन इट प्रोड्यूस एन अल्कीन। 21 हम जानते हैं कि अल्कोहल के वेपर को यदि हॉट रिड्यूस्ड कॉपर से पास करवाएंगे 573 केल्विन पे, तो यहाँ 3 तरह का चीज़ बनता है। हालांकि अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ अल्कीन बन रहा है। ठीक, तो कौन सा अल्कोहल अल्कीन बना सकता है? ऑप्शन में है प्रोपेन 2-ऑल, बी में है 2-मिथाइल 1-प्रोपेनॉल, सी में है प्रोपेन 1-ऑल और डी में 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। एक रिएक्शन और है, उसको भी लिख लें, 22 नंबर। रिएक्शन क्या है? इथेनॉल PCl5 से रिएक्शन, कोई कंपाउंड बना X, अल्कोहलिक KOH लगा दिए तो बन गया Y, और इससे हीट किए H2SO4 के साथ रूम टेम्परेचर प्रेशर और हाइड्रेशन हुआ तो बना Z। हमें बताना है Z क्या है, व्हाट इज Z? ऑप्शंस में है C2H4, बी में है CH3 CH2O, CH2 CH3, सी में CH3 CH2 SO3H, डी में है ऐसा, ये इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 को ज़रा ध्यान से देखो। ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें लिखा हुआ है कि अल्कोहल के वेपर को हम कॉपर से पास करवाते हैं तो अल्कीन बनेगा। अब इस रिएक्शन को तो चैप्टर में पढ़ते समय भी इम्पोर्टेंट किया था हमने कि 1 डिग्री अल्कोहल है तो उससे बनता था अल्डिहाइड, डायरेक्टली याद रखोगे काम हो जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल है, इससे बनता था कीटोन, और इन दोनों के केस में क्या होता था? डिहाइड्रोजिनेशन। और 3 डिग्री अल्कोहल जब हम लेते थे तब प्रोडक्ट बनता था अल्कीन, क्योंकि यहाँ होता था डिहाइड्रेशन। फिलहाल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्कीन ही बनता है, तो ऑब्वियसली वह 3 डिग्री अल्कोहल होगा। अब इसमें से 3 डिग्री अल्कोहल कौन है, टिक करो, हो जाएगा आंसर, खत्म। प्रोपेन 2-ऑल 2 डिग्री अल्कोहल है, 1 प्रोपेनॉल 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा, ऑब्वियसली यही 3 डिग्री है। स्ट्रक्चर बना करके देख लो।
2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल OH और यहीं पर मिथाइल हो गया 3 डिग्री, इसी से अल्कीन बनेगा। तो करेक्ट आंसर इज डी। बस उसे याद रखना ना कि कॉपर से जब अल्कोहल का वेपर पास होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देता है, 3 डिग्री अल्कोहल रहेगा तब उसका डिहाइड्रेशन होकर के क्या बनता है, अल्कीन बनता है। अब जरा इस रिएक्शन को देखें, कंप्लीट करते चलो, इसको ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले दिया हुआ इथेनॉल, ठीक है, PCl5, OH हटेगा, क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरोइथेन बन जाएगा, ठीक है। तो X हो गया क्लोरोइथेन। अब इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से बता रहा है, अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन होगा ना, अल्कोहलिक है, ध्यान दोगे, तो अल्कीन बन जाएगा, इथीन, ये हो गया Y। अब इसमें दो बात है, एक सल्फ्यूरिक एसिड रूम टेम्परेचर पे जुड़ रहा है, तो रूम टेम्परेचर पे सल्फ्यूरिक एसिड जुड़ करके क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, ऐसे HSO4 जोड़ दो। उसके बाद इसको वाटर के साथ हीट करना है, तो ये पूरा ग्रुप फट करके वही चीज़ बन जाएगा, इथेनॉल ही बन जाएगा। इथेनॉल से शुरू किए, इथेनॉल तक पहुंच गए। पहले इथेनॉल का रिएक्शन PCl5 से हुआ तो क्लोरो अल्केन, अल्कोहलिक KOH से हुआ अल्कीन, अल्कीन में सल्फ्यूरिक एसिड करवाए तो हाइड्रोजन सल्फेट, और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कर दिए तो वापस अल्कोहल। बस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 22 का डी। का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने एक कंपाउंड से शुरू करके वापस वहीं तक पहुंचा जा सकता है, बीच में अलग अलग रिएजेंट यूज करके। इथेनॉल से शुरू किया गया, इथेनॉल पे पहुंचा दिया गया, बस बीच में 2-4 रिएजेंट दे करके दूसरा तीसरा कंपाउंड बना, काम हो गया। चलो नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, कुछ कंपाउंड्स हैं, पूछ रहा है सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड कौन है। ऑप्शन में दिया हुआ है ऐसा कुछ, बी नंबर में है फिनॉल, सी में है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, डी में है ऑर्थोकेसो। 24 नंबर क्वेश्चन, कुछ रिएक्शंस हैं और पूछ रहा है कि उस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन कौन सा रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बीन है। ऑप्शन में है रीमर टीमन, बी में है कॉप्स, सी में है फ्राइडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, डी में है फिटिग। दोनों आसान सा क्वेश्चन है। देखो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड पूछा है, उसमें से ए नंबर में तो सिंपल सा अल्कोहल है, बी सी डी वाले फिनॉल्स हैं। हम जानते हैं कि फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, तो ए नंबर तो होगा नहीं। अब ये तीनों का तीनों फिनॉल है, तो अंतर क्या है, ये केवल फिनॉल है, इसमें NO2 लग गया है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस CH3 लगा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहने से हम जानते हैं कि एसिडिक का स्ट्रेंथ बढ़ता है, चैप्टर में खूब डिटेल्स में पढ़े हैं इसको। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। 24 को जरा देखो, कह रहा है कि ये चारों में से कौन सा रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल के रूप में डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। तो आप 11-12 में जितना भी रिएक्शन पढ़े हो ना, 11th और 12 में जितना भी रिएक्शन पढ़े हो, सब में से एक ही रिएक्शन है जिसमें कार्बीन है इंटरमीडिएट बनता है, और वह है रीमर टीमन रिएक्शन। खूब इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
कॉप्स में तो इलेक्ट्रोफाइल CO2 है, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में तो ये एसाइलियम आयन हो जाता है, और इसमें तो कोई इलेक्ट्रोफाइल है ही नहीं, फिटिक रिएक्शन तो कपलिंग रिएक्शन है। समझे बात को? पूरे 11th 12th में आप जितना भी रिएक्शन पढ़ोगे उसमें से कार्बीन इंटरमीडिएट वाला यही एक रिएक्शन है, रीमर-टीमैन। और हो सकता है कि नाइट्रीन का पूछे तो नाइट्रीन के लिए हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, जो आगे हम लोग एमीन्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ जानेंगे इसके बारे में। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखें। क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने किया, आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।